कुछ भी नहीं दिक्कत होती है, आलसी लोगों को हर जगह दिक्कत होती है। चलिए, तो इक्विलिब्रियम में हमने एसिड बेस की थ्योरी पढ़ी है, लेविस की, आर्हेनियस की, बॉन्सेलोरी की। आर्हेनियस क्या कहते हैं? जो H पॉजिटिव देता है एक्वस सोल्यूशन में वो एसिड, जो OH नेगेटिव देता है बेस होते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस और सॉल्टो ऑलमोस्ट ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्शन छोड़ देगा हम बताए थे। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हाइड्रोनियम आयन क्या है? वाटर H पॉजिटिव से रिएक्ट करता है तो H3O पॉजिटिव आयन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, जिसे कॉल न्यूट्रलाइजेशन। ब्रॉन्सेलोरी थ्योरी क्या कहती है? जो H पॉजिटिव रिलीज करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है, वो एसिड है और जो लेता है वो बेस है ना। स्पीसीज विच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस कॉल एम्फोटेरिक स्पीसीज। जैसे H2O हमने बताया था, आप खुद चेक करो, जिसके पास H पॉजिटिव देने और लेने दोनों की टेंडेंसी होगी वो एम्फोटेरिक। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ना। वाटर को एसिड के साथ रखा तो वो बेस बन गया, और बेस के साथ रखा तो वो एसिड बन गया, तो डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, ठीक है ना। एक चीज़ और, एसिड जब भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा बेस बनेगा, बेस जब भी H पॉजिटिव लेगा एसिड बनेगा। सच पेयर कॉल एसिड बेस कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो इस प्रकार से अगर कभी भी किसी का आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो उसमें H पॉजिटिव दे दो, और कंजुगेट बेस बनाना है तो इससे H पॉजिटिव निकाल दो। ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वीक होगा। एंड आप इसी को वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड इन बेस, अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होते हैं। तो अगर हम एसिड बेस अगर अकॉर्डिंग टू लेविस के हम एसिड बेस अगर पता करें तो जितने भी पॉजिटिव आयन है वो एसिड होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कार्बोकेटाइन भी क्या है? लेविस का एसिड है। जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन कम है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा आपका। और जितने भी एनायन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। डाली हेडिंग अप इस चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, पिछला रिवाइज करते चलो, नहीं तो सब निकल जाएगा, है ना। देखिए बच्चों, अब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट करते हैं। Kc, Kp, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। फिर ऐसे धीरे धीरे करके Kw तक पहुँचेंगे, फिर pH आएंगे, फिर कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन, इन चीज़ों में चलेंगे। ली चैटेलियर प्रिंसिपल बहुत फेमस प्रिंसिपल है, वेरी वेरी फेमस प्रिंसिपल। पढ़ लिया तुम लोगों ने ली चैटेलियर प्रिंसिपल? हो गया ना ये चैप्टर? नहीं हुआ अभी? ये चैप्टर हो गया था? नहीं हुआ। तो अभी भी नहीं हुआ? तुम्हारा हो गया? तुम्हारा हो गया? तो तुम लोग बेटा वो नए टीचर बुलाओ, कब बुलाओगे? आएंगे तो हैं तो पक्की बात है, लेकिन एक आध दो महीने काम तो चला लूँ। ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ लिया? बताओ। आज तो समझा दो, आना तो है ही है, लौट के पैसा कैसे कमा भी। हमने 3 स्कूल से कांटेक्ट ले रखो है, और हो तो बताइए। सुबह 5 बजे को कोई स्कूल हो तो, और नाइट को तो पढ़ाते, बता दिए पढ़ाते भी, और रात को डे नाइट भी चले। हमें सुबह सिर्फ 4 घंटा चाहने, बाकी पूरे दिन पैसा कमाने, और रात है क्या ये बस बता दो। ली चैटेलियर प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम, कि कोई भी रिएक्शन को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो वो लौट के अपने आप कहाँ आएंगी? इक्विलिब्रियम में। द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी रिएक्शन इज डिस्टर्ब बाई चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और एनीथिंग, देन इक्विलिब्रियम इटसेल्फ undo द कंडीशन एंड इटसेल्फ डेवलप इट्स इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि हम ये बॉल को उठा के कहीं भी ले जाए, या कि स्टेबल कहाँ होंगी? यहीं पर। तो इसी प्रकार अगर किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया तो अगर आप उसे डिस्टर्ब करोगे तो वो अपने आप उस चेंज को उल्टा करेगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर घटाएगा, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो वो रिएक्टेंट घटाएगा, अगर आप प्रोडक्ट को घटाओगे तो वो प्रोडक्ट बढ़ाएगा। तो अपने आप रिएक्शन को कहाँ ले आएगा? इक्विलिब्रियम। बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है ली चैटेलियर का, 100% क्वेश्चन आएंगे उससे। चलिए, डाली हेडिंग इक्विलिब्रियम, स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हमने आपको जानकारी दी थी इक्विलिब्रियम की, अब डिटेल डिस्कशन चल रहा है इक्विलिब्रियम का।
डिटेल डिस्कशन चल रहा है। साम्य अवस्था बोलते हैं इसको हिंदी में, इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था, समान ही है उसका मतलब। इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, पहले ध्यान रखना इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है। इक्विलिब्रियम का वही साइन होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है, ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम, लेकिन ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ की रिएक्शन, रेक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट से रेक्टेंट की तरफ एक ही रेट से, एक ही स्पीड से होने लगे, तो उस प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में। ध्यान रखिए। तो पहली बात, इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, हैव नो वैल्यू फॉर इररिवर्सिबल। ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है वो होती है इररिवर्सिबल रिएक्शन, डेफिनेट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया है हमने, इनफाइनिटेसिमली फास्ट रिएक्शन होती है, रैपिड रिएक्शन होती है आपकी। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आएगा आपका, पहली बात ध्यान। डायनेमिक है, कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि जब कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है तो प्रोसेस नहीं हो रही, गलत बात है। कोई भी चीज़ में चेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जितना इस तरफ से कोई चीज़ पर सेकंड जा रही है, उसी पर सेकंड में उस साइड से चीज़ इस तरफ आ रही है, तो ये स्टैटिक स्टेट नहीं है, डायनेमिक स्टेट होती है। ठीक है, तो ये लगातार चलती रहती है। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल जैसे सॉलिड से लिक्विड में आना, लिक्विड से गैस में जाना, या गैस से लिक्विड में आना, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना, ये जितने भी फिजिकल इक्विलिब्रियम हैं या जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम हैं वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में आएंगे, हमेशा बंद कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम आएगा। अब यूनिवर्स को भी एक बंद कंटेनर माना गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये बंद कंटेनर में होंगे, ऐसा क्यों? जैसे हमने CaCO3 को हीट किया तो ये CaO प्लस CO2 बनाता है। इस रिएक्शन में लिमिटेशन ये बताई गई है कि जितना जल्दी हो सके CO2 को बाहर कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर हमने CO2 को बाहर नहीं किया तो फिर से किससे रिएक्ट कर लेगी, CaO से, और रिएक्शन रिवर्स होके कहाँ जाएगी, CaCO3 में। ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन थी। अब देखो, मान लो अगर हम कंटेनर खोल दें तो ये CaO प्लस CO2 बनेगा और ये CO2 कहाँ चला जाएगा, नेचर में। अब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकती क्योंकि CO2 बचा ही नहीं, और जब CO2 से रिएक्ट करने के लिए बचा ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ आएगा, क्लोज कंटेनर में। चलो सिंपल से एग्जाम्पल से बताते हैं। पानी को गर्म किया, ढक्कन खोल दो, कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, वाटर पेपर बन के उड़ता जाएगा। क्लोज कर दो, आप देख लेना, एक 100% टाइट पैक कर दो वाटर को, कितना भी गर्म करो, एक बूंद पानी नहीं घटेगा। रीजन, कुछ समय एक तो वेपर मैटर बाहर नहीं जा रहा इसलिए अमाउंट नहीं घट रहा, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पहले कुछ ऐसा होगा कि जल्दी जल्दी पानी वेपर में जाएगा, फिर कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वेपर जल्दी जल्दी पानी में आएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दोगे आप तो जितना वाटर वेपर में जाएगा उतना वेपर वापस वाटर में आएगा। ये ऑटोमेटिक अपने आप होता है, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं लगानी पड़ती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन का रिवर्सिबल होना जरूरी है, और रिवर्सिबल के लिए जरूरी है कि जो भी चीज़ उस साइड बन रही है वो रिएक्ट करे। अगर वो आपने बाहर निकाल दी तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में होता है। ठीक है, चलिए इसके स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर धीरे धीरे आपको सभी पॉइंट समझाते हैं। लिखिए, द डायनेमिक अगर आप इसको समझ के याद करोगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और इसमें खूब कॉन्सेप्चुअल है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी, उसमें बहुत न्यूमेरिकल आएंगे, है ना। द डायनेमिक
state, the dynamic state of the dynamic state of reversible reversible the dynamic state of reversible the dynamic state of reversible reaction द डायनेमिक स्टेट, ध्यान रखना ये हमेशा मूवेबल होता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस में ही आएगा। द डायनेमिक स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which rate of forward in which rate of forward in which rate of forward and backward in which rate of forward and backward reaction in which rate of forward and rate backward reaction becomes the dynamic state of reversible reaction in which rate of forward and backward reaction becomes equal is called equilibrium. It's called equilibrium. EQUILIBRIUM. It's called equilibrium. लिख गया? समझ में आया? कि डायनेमिक स्टेट रिवर्सिबल रिएक्शन की जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड की रेट क्या हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल, उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? डाली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी डाली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखो, पहली प्रॉपर्टी लिखो। It always takes place it always takes place प्रॉपर्टीज में लिखी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखी। It always takes place in reversible reaction of closed container. It always takes place in reversible reaction of closed container. देखो, इसके लिए ऐसा माना गया है कि अगर आप कंटेनर ओपन कर दोगे, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है अगर आप उसको ओपन कर दोगे तो अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में है तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी। तो कहाँ पर होगा, क्लोज कंटेनर में होगा। और रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल, मतलब दोनों तरफ चल सके। तो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ क्लोज कंटेनर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एट इक्विलिब्रियम
अगर इक्विलिब्रियम आ गया आपका, एट इक्विलिब्रियम जो रेट होगी आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन वह इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। तो एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड बिकम्स रेट बैकवर्ड, शॉर्ट में आप लिख सकते हो रेट फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट बैकवर्ड, है ना। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। पहले आप लोग बनाइए इनका, नहीं बताइएगा कि कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। रिएक्शन की रेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये पाथ ऑफ रिएक्शन है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना। एक ग्राफ ये बनाया हमने, दूसरा ग्राफ ये बनाया हमने, एक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। देखो ऊपर रिएक्टेंट पर क्यों बनाया, प्रोडक्ट नीचे क्यों बनाया, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट क्या होगा 0 और रिएक्टेंट क्या होगा मैक्सिमम, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। ये रेट है और ये रिएक्शन का पाथ है या प्रोग्रेस लिख सकते हो। एक और बनाते हैं, ये रेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये पाथ है। तो इसमें से एक ही ग्राफ सही है, बताओ कौन सा सही है। ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ये बताता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो रही है, यही वाला सही है फर्स्ट वाला। क्योंकि देखिए ये है रेट और ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्पीड क्या हो गई, एक से। यहाँ रिएक्टेंट की रेट कांस्टेंट तो हो गई, लेकिन क्या प्रोडक्ट के इक्वल हुई क्या। अगर इसकी 30 है तो प्रोडक्ट की कितनी होगी 20, कम है ना, इक्वल नहीं हुई है। यहाँ भी देखो प्रोडक्ट की रेट क्या है ज़्यादा और रिएक्टेंट की रेट क्या है कम। तो ये ग्राफ में सिर्फ रेट के साथ यही ग्राफ सही होगा, ठीक है ना। अभी देखना फिर से हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हम तीनों में रेट की जगह कंसंट्रेशन अगर लिख देते तो बताओ कौन सा ग्राफ सही होता, तो फिर तीनों ही ग्राफ सही हो जाते। क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए क्या स्टेटमेंट लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ये नहीं लिखते कि इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर भी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा कांस्टेंट, और यहाँ भी कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या हो गया कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन के साथ हम क्या लिखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या हो जाता है कांस्टेंट। तो तीनों ही ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है। ये थोड़ी बोला आपने कि जितना रिएक्टेंट होगा उतनी प्रोडक्ट होगा।
हमने बोला है कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया और जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ गया, अब दोनों का अमाउंट घटेगा नहीं ना बढ़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो रेट के लिए स्टेटमेंट क्या होता है, ये बहुत गहराई वाला है, इसमें अधिकतर लोग गलत कर जाते हैं। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो रेट के लिए इक्वल वाली बात आती है, उसमें कांस्टेंट वाली बात आती है, इसमें इक्वल वाली आती है कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी। तो देखिए रेट एक टाइम के बाद दोनों की कांस्टेंट इसमें भी हुई, इसमें भी कांस्टेंट हुई और इसमें भी कांस्टेंट हुई। देखो ये रेट बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, ये रेट कांस्टेंट हो गई, ये रेट कांस्टेंट हो गई, ये रेट कांस्टेंट हो गई, इसमें भी कांस्टेंट इन कांस्टेंट, लेकिन दोनों की रेट इक्वल से इसी वाले में हो रही है। यही वो ग्राफ है जिसमें रिएक्टेंट की जो स्पीड है और प्रोडक्ट की जो स्पीड है इस पॉइंट पे क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाला ग्राफ बनाइए, बाकी ये दो गलत है, ये नहीं बनाने, ठीक है। ये है पाथ ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। लिखते ही लिखते याद करना है, समझ के याद करोगे तो बड़ी आसानी से कर जाओगे। रिएक्शन बेटा शॉर्ट में लिख दिया है। अब अगला पॉइंट हमें लिख दें कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या सही बात है? नो सर नहीं, ये सही बात नहीं है। कोई रिएक्शन हो रही तो हमें थोड़ी कह रहे कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। तो कंसंट्रेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की रेट, और रेट ऑफ प्रोडक्ट से लो भैया पी लो थोड़ा सा, रेट ऑफ बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आने की रेट, ये स्पीड तो दोनों की बराबर हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी हमने कहा कि जितना 10 किलो रिएक्टेंट बचा तो 10 किलो ही प्रोडक्ट होगा, नहीं। लेकिन जितना भी बचा है अब उससे चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमें ये लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। इक्वल नहीं होता है लेकिन कैसा हो जाता है, मतलब अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ना, इस पॉइंट पे अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से मतलब है हमारा अमाउंट से। इस चैप्टर में कंसंट्रेशन को एक्टिव मास भी बोला जाता है, बताएंगे वो क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट becomes constant or gets constant।
इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, समझ के। अब देखो तीनों ग्राफ में हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रेट की जगह। तो अब देखो आपके तीनों ही ग्राफ सही हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही ग्राफ क्या बता रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक टाइम के बाद क्या हो चुका, कांस्टेंट। अब उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देखो ये वो टाइम है, रेट नहीं, कंसंट्रेशन। देखिए तो यहाँ से देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया और यहाँ से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया। सेम इसमें चेंज होना बंद हो गया, चेंज होना बंद हो गया। सेम इसमें चेंज होना बंद हो गया। हालांकि यहाँ तो चेंज होना बंद के साथ साथ इक्वल भी हो गया है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या है वो इक्वल भी है। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि हमेशा ही इक्वल होगा, इसलिए हमने बराबर के साथ नहीं, इक्वल के साथ नहीं, हो भी सकता है नहीं, ये वाला केस बहुत कम आएगा। तो कंसंट्रेशन के साथ ये तीनों ही ग्राफ सही हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ना, जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब उसमें चेंज होना बंद हो जाएगा। तो देखो यहाँ के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, अब इनमें चेंज होना बंद हो गया। सेम इस केस में यहाँ के बाद इक्विलिब्रियम आ चुका है, चेंज होना बंद हो गया है। सेम इस केस में यहाँ के बाद इक्विलिब्रियम आ चुका है, चेंज होना बंद हो गया है। बनाइए स्पीड से तीनों ग्राफ। जहाँ भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लीजिएगा। तीनों बनाओ। अभी नहीं आया समझ में क्या बोले हम? इसमें एक बना लिया था ना, उसमें एक ही वैलिड था, तो एक। अभी तुम गिनती से बना रहे हो कि समझ के बना रहे हो? समझ कर आता है मैं गिनती में। तो ऐसा काय बोलोगे तीन बनाने? हम लगे उसमें एक ही ग्राफ सत्य साबित हो रहा था, तीनों हो रहे हैं। इसमें तीनों ही सत्य साबित हो रहे हैं। तो आपको ऐसे अपने दिमाग लगाने हैं। एग्जाम में ग्राफ अगर दे दी जाए तो ये दिमाग आपके होने चाहिए सही, तब चीज़ें बनती है। हाँ? देखो रेट के साथ सब ये वाला वैलिड था रेंसी। तो रेट के लिए स्टेटमेंट बताता है कि फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से जिस रेट से रिएक्टेंट की स्पीड है वही स्पीड क्या है, प्रोडक्ट की। लेकिन कंसंट्रेशन के स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए। उसमें से भी लिखा है कि एक टाइम बाद दोनों में चेंज होना बंद हो जाना चाहिए। तो ये ग्राफ भी बता रहा कि इस टाइम के बाद दोनों का चेंज होना बंद हो गया। इस टाइम में प्रोडक्ट का अमाउंट कम है और रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है,